कार्यक्रम अन्नदाता सुनानी है सारे बहन भैया ने चतुरु भाई की ओर ते राम राम भाइयों। खेत क्यार में अगर देखें तो इस टाइम पे जो हमारी गेहूं की मुख्य फसलें हैं उन फसलों में थोड़ी सी इन दिनों में बीमारी आने का भी अंदेशा हो जाए, यानी कि बीच बीच में तक कई जगह फसल जो है वो बढ़वार नहीं लेती और कई जगह तो फसल जो है उस जगह तक सूखनी शुरू हो जाए। तो इसलिए अपनी फसल को लगातार जो खेत में अपना देखते रहें, गेड़ा मारते रहें, और ऐसा ना हो कि जब आप खेत में जाएं और फिर वहाँ कुछ भी ना हासिल हो। तो इसलिए खेत में एक बार जाना ज़रूरी है, निराई गुड़ाई देखते रहें, और डोलों पे कोई खरपतवार हो रही है तो उसने पाड़ दे। इसके अलावा भाई किसानों की आय दुगना करने के लिए हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने बहुत सारे ऐसे योजनाएं बना रखी हैं जिनका कि हम इस समय लाभ उठा सके हैं। खास तौर पर कौन कौन सी योजनाएं हैं? वो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, और वही एक और योजना जिसके बारे में हम सब जाने हैं वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना भी है और किसान पंजीकरण भी है। इसके साथ साथ वही कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो एक पहचान पत्र जिसकी कि हमने ज़रूरत पड़ा है, एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ा है, तो वो आइडेंटिटी हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। कैसे? जैसे हमारा आधार कार्ड है या फिर पैन कार्ड है और राशन कार्ड है। इसी तरह से डिजिटल किसान पहचान पत्र यानी कि किसान आईडी, और कृषि योजनाओं में सीधा लाभ पाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जैसे खसरा खतौनी है, जिन्हें B1 भी कहते हैं, आधार कार्ड है और लिंक मोबाइल नंबर की ज़रूरत हो। किसान भाई जो है अपने नज़दीकी जो भी लोक सेवा केंद्र यानी कि CSC या फिर कृषि विस्तार अधिकारी, उसके माध्यम से आप पंजीकरण करा सकते हैं। और ये पहल जो है पारदर्शिता बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए करी गई है। और वही इस योजना में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि डिजिटल पहचान पत्र जो है वो अनिवार्य है, ज़रूरी है। और डिजिटल किसान पहचान पत्र जो है उसका जो उद्देश्य वो यही है कि जितनी भी किसान भाई के लिए, अन्नदाता के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, जैसा कि हमने जिक्र करा PM किसान, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, यानी कि इसका जो लाभ जो है सीधे और बीच में कोई किसी तक पैसे नहीं देने, यानी कि सीधा आपके खाते में, यानी कि पूरा का पूरा ही पारदर्शिता, बीच में कोई लेना देना नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। अब बात आ है कि जब हम कोई भी दस्तावेज बनवावा हैं, कोई पहचान पत्र बनवावा हैं, तो उसके लिए कई जो कार्ड हैं, जैसे आधार कार्ड से लिंक जो है वो मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जो खेत क्यार से संबंधित दस्तावेज हैं, किसके नाम पर खेत है, कितनी ज़मीन है, कौन सा इसका खसरा खतौनी नंबर कितना है, तो ये जो है ज़रूरी दस्तावेज हो जाए। अब बात आवा कि भाई जो पंजीकरण है उसकी प्रक्रिया, तो भाई वो हमने पहले आपसे जिक्र करा कि नज़दीक का जो भी CSC केंद्र है या फिर कृषि कार्यालय में भी आप सीधे जाके ये किसान पहचान पत्र जो है वो बनवा सकें। अब बात आवा कि भाई इसके लाभ क्यों होंगे? भाई बनवा तो लिया हमने ये किसान पहचान पत्र, भाई योजनाओं के लिए बार बार दस्तावेज जो हम अपने कागज जमा करवावा हाँ वो नहीं करवाने पड़ेंगे, उससे हमने मुक्ति मिल जाएगी और सरकारी सहायता जल्दी ही आप तक पहुंचेगी। और इसके बारे में जो है
और भी अगर आप जानकारी लेना चाहें तो आप जो है अपना जो कृषि अधिकारी है, किसान कल्याण अधिकारी जो है, उससे भी आप मिल के इस ये किसान पहचान पत्र है इसके बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। और डिजिटल जो पहचान पत्र है वो बहुत से राज्यों में किसानों को दिए गए हैं और इसके लिए जो है एक एग्री स्टैक अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों को एक यूनिक डिजिटल पहचान पत्र दिया जा रहा है ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के ले सकें। तो ये तो थी एक जानकारी कि भाई हमने किस तरह से जो अपनी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए पहचान पत्र, किसान पहचान पत्र जो है वो जरूरी हो जाए। अब बात आवे है कि भाई जो हमारे मौसम है, क्योंकि अब हम जानने लग रहे हैं कि मौसम जो है वो आजकल कदे अदला बदली हो रहा है, कदे ठंड हो जाए, कदे सांझ तड़के तो जो है ठंड हो जाए और सवेरे जो है वो दिन में जो है तापमान जो है वो ज़्यादा हो जाए। और इसमें जो है हम अगर आज के तापमान की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान हो रहा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 11 डिग्री सेल्सियस। और कल के तापमान के बारे में अनुमान है कि 23 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और इसके साथ साथ मौसम भी साफ रहने की संभावना है। तो ये तो रही मौसम के बारे में जानकारी। और अब बात करें कि जो कल का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो भाई कल वीरवार है और कल हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम में अगेती कद्दू वर्गीय सब्जियों की काश्त के बारे में। और इसके साथ साथ क्योंकि होली जो है वो आने लग रही है और होली में जो है बेर वो बड़े चाव से जो है हम खाए हैं और बेर के बागों की देखभाल, इसके बारे में भी कल हम चर्चा अपने कार्यक्रम में करेंगे। और अब सुनते हैं एक रागनी। किसान भाइयों, रागनी के बजाय हम पहले आपको सुनाएंगे ये भजन। सखीरी तने के बतला घूरी अपने भोले के रंग ढंग, सखीरी तने के बतला घूरी अपने भोले के रंग ढंग, भोले के रंग ढंग सखीरी मेरे भोले के रंग ढंग, सखीरी तोहे के बतला घूरी अपने भोले के रंग ढंग। कोई तो सोवे रंग महल में, कोई लेटे 74 साली, कोई तो सोवे रंग महल में, कोई लेटे 74 साल, अरे कोई लेटे 74 साली। मेरे भोले की टूटी मढ़ैया, मेरे भोले की टूटी मढ़ैया ना देखी खाटो पलंग, सखीरी तले के बतला घूरी अपने भोले के रंग ढंग। अरे कोई तो पहने हीरा पन्ना लाल करोड़ी गल में, आ लाल करोड़ी तेरी लाल करोड़ी गल में, कोई तो पहने हीरा पन्ना लाल करोड़ी गल में, हरी लाल करोड़ी गल में,
मेरे भोले के भिरण ततइये, मेरे भोले के भिरण ततइये, एरी लेपटा कंठ भुजंग सखीरी तने के बत लागूरी, अपने भोले के रंग ढंग। कोई तो पहने शाल दुसाले, कोई तो ओढ़े शाल दुसाले, कोई पहने है मखमल, अरे कोई पहने है मलमल, हाँ कोई पहने है मखमल। मेरे भोले का मूंज का तगड़, मेरे भोले का मूंज का तगड़, जू दिखे खड़ारी मोलंग सखीरी तने के बतला गोरी, अपने भोले के रंग ढंग। अरे कोई तो खावे हलवा पूरी खट्टा मीठा भोजन, कोई तो खावे हलवा पूरी खट्टा मीठा भोजन, अरे खट्टा मीठा भोजन। मेरा भोला तो आक धतूरा, मेरा भोला तो आक धतूरा, हेरी खावे भंग मचंग सखीरी तने के बतला गोरी, अपने भोले के रंग ढंग। तो ये तो सुना हमने भजन, और कलाकार थे सफदर जंग राणा और साथी। और अब बात करें भाई अपने पशु पसेरे के बारे में, डांगर ढोर के बारे में, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भाई जो है डेयरी का व्यवसाय कर रहे हैं, और डेयरी में जो है पशु जो है वो ज़रूरी है, चाहे वो गाय हैं चाहे भैंस हैं। और उनमें अगर बीमारी आ जाए तो बड़ी दिक्कत आ जाए, तो इसलिए अपने पशुओं को हमने एक परजीवी रोग है भाई, ये परजीवी रोग है जिसने हम चीचड़ी कहते हैं, और बहुत ख़तरनाक है, जैसे कि नाम से सुना है कि चीचड़ी। और यह चीचड़ी जो है वो पशुओं को बहुत ही दिक्कत करे। अगर बात करें आंतरिक परजीवियों की, तो अंदर भी जो है पशुओं के अंदर जो है वो बहुत छोटे छोटे परजीवी हुए हैं जो कि उनके पेट के अंदर हैं, और वो उस खाने को पचाने का भी काम कर रहे हैं, न्यार फूस को पचाने का भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बाहर से कोई और बैक्टीरिया आ जाए या परजीवी आ जाए, उससे भी कई बार मुश्किल खड़ी हो जाए। जो बाह्य परजीवी है अगर अंदर प्रवेश कर जाए और तो वो कई बार बहुत ही नुकसान पहुंचाए। अगर हम आंतरिक परजीवियों की बात करें जो पशु के अंदर हैं, जैसे जून है, तो वह जून जो है वो पशुओं के पेट के अंदर जब हो जाए है तो पशु का जो खाया पिया है वो उसके नहीं लगता, पशु कमज़ोर होता चला जाए है, पशु बीमार रहना शुरू हो जाए है। और अगर जून का सही मौके पर इलाज नहीं कराया तो पशु से हम हाथ भी धो सकें। और बाह्य परजीवी की बात जैसे कि हम कर रहे थे चीचड़ियाँ की, और जैसे हम जो पशु हैं उन पशुओं में ख़ास तौर पे जो बच्चे बछड़े हैं, कटड़ू हैं, बछड़ू हैं, और इन जो छोटे बच्चे हैं उनके पेट में जून जो है वो ज़रूर पाई जाए। और
ये जो है ख़ास तौर पर जो देसी नस्ल की गायें हैं, उनकी जो कटड़ू हैं, बाछड़ू हैं, कटड़ियाँ हैं, उनमें ज़्यादा पाई जाए, और जो संकर नस्ल के जो बछड़े बछड़ियाँ हैं, उनमें और भी ज़्यादा पाई जाए। यानी कि लगभग 90% जो है इन काटड़े बछड़ुओं के उसमें पेट में ये परजीवी जो है वो पाया जाए। अगर सही देखभाल और सही इलाज नहीं करा तो जैसे कि जिक्र करा कि इनसे हाथ भी धोना पड़ सके है। और ख़ास तौर पर हमारे जो हरियाणा की जो क्या कर शान है, जिसने हम कहते हैं मुर्रा नस्ल है, जो विदेशों तक आज पहुंच गई है, वो भैंस जो है उसमें उसकी जो कटड़ी है उसमें 3 से 3.5 साल के भीतर भीतर जो दुधारू झोटी जो है वो बन जाए। यानी कि और इसमें जो है कीमत की बात करें तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। और कई भाई तो इसको कहें कि ये तो हमारा काला सोना है, इसका जो मूल्य है, इसका जो मोल है, वो दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहे। और रही बात एक स्वस्थ जो कटड़ा है, वो 1 साल के बाद लगभग जो है 3-4 हज़ार का चला जाए। और कटड़ी और कटड़ी के जो बचपन में जो मृत्यु दर है वो किसान भाई के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो जाए, या जो डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। तो ऐसे में जो जून है, जो गोल कृमि जिस नाम कहते हैं, वो 15 से 31 सेंटीमीटर लंबा हो जाए, और मादा जून जो है नर जून को लगभग वो लंबी हुआ है। और सभी जानवरों में जो जून है उनका जो जीवन चक्र है वो एक जैसा हुआ है। और जो वयस्क जून है वह अंडे देते हैं, और रेत में लगभग 5 साल तक ये अंडे जीवित रहे। और संक्रमण जो है जैसे चारा है, पानी है, इसके जरिए जो है पशु के पेट में जा पहुँचे। और जब ये लार्वा बन के बाहर आवे हैं, यानी कि पेट में जब पनपना जो है वो शुरू करते हैं, तो ये खून में मिल जाए हैं, और खून से ही ये जिगर में पहुंच जाए है, और जिगर से ये फेफड़े में पहुंच जाए है, और फेफड़े से ऊपर जो है वो श्वास नली हो है, और जहाँ भोजन नली भी हो है वहाँ पहुँच के जो है ये निगले जाओ है, और फिर ये आंत में पहुँच जाए। तो इस तरह से जून से ग्रसित जो गायें हैं, भैंस हैं, शिशु हैं, जो कटड़े हैं, बछड़ू हैं, उनका जो वजन है वो नहीं बढ़ता, कमज़ोर होते चले जाए हैं, दस्त भी लाग जाए हैं, और कई बार तो जो छोटे बच्चे हैं उनका कब्ज भी रहे, और कई बार उनका पेट में भी दर्द रहे, चमड़ी जो है उनकी खुरदरी सी हो जाए, बेजान सी हो जाए, और बालों में चमक नहीं रहती। कई बार जो है हालत इतनी ख़राब हो जाए कि अगर पशु के पेट में ये हैं कीड़े हैं तो वो ज़मीन पे जो है पसर जाए, और उसको वो उठना बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाए उसने, पशु ने, और उसकी गर्दन भी अकड़ जाए, और बड़ी गंभीर जो है स्थिति जो है ऐसे में हो जाए। बचाव बहुत ज़रूरी है भाइयों, इलाज बहुत ज़रूरी है। और बचाव और इलाज तो यही है कि हम कई बार देसी टोटके भी करते हैं। और रही बात जून के मामले में, तो भाइयों इसका जो इलाज और बचाव सबसे अच्छा यही है कि जो भैंस के काटड़ू हैं या बछड़ू हैं 15 दिन या 1.5 महीने में उनको जो कृमिनाशक दवा है, कीड़े मार जो दवाई है वो पिलानी ज़रूरी हो जाए, और ताकि वो इन कीड़ों से जो है बच सकें और उनकी मृत्यु जो है ना के बराबर हो जाए। पिपराजीन जो दवाई है वो बहुत बढ़िया दवाई मानी गई है, और इसके साथ साथ हम जो इलाज के लिए हम एल्बेंडाजोल है, फेल्बेंडाजोल है, और ये दवाई जो है हम अपने पशु को दे सकें। फिर भी अपने पशु को अपना नज़दीक का जो भी अपना डंगराला अस्पताल है उसमें डॉक्टर साहिबान हमारे बैठे रहे हैं, वो आप उनसे भी सलाह मशवरा ज़रूर कर लें। और इसके साथ साथ पशुओं में कई बार कब्ज की भी शिकायत हो जाए
तो ऐसे में सरसों का तेल जो है, ये जो कि हमारा देसी इलाज है, वो हम अपने पशु को थोड़ा थोड़ा नाड़ में जो है वो अगर दे दें तो पशु ठीक ठाक रह जाएगा। इसके अलावा ये चिचड़ियों से रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चिचड़ियाँ जो है वो इन दिनों में ख़ास तौर पे मार्च से लेकर अक्टूबर तक पशुओं में पाई जाए, पशुओं को लाग जाए। 100 चिचड़ी लगभग जो है सारी मिलकर 100 ग्राम खून पशु का रोज पी जाए। और जहाँ भी अपने पशु को बांध रहे हैं, बाड़ा है, उस जगह उसमें जो है ये कई बार अंडे देते हैं ये चिचड़ियाँ। और पशु जहाँ भी हम अपने पशु को बांध रहे हैं वहाँ कूड़ा करकट अगर पड़ा है उसमें जाकर बढ़ जाए, ये जो अगर छेद हैं, त्रेड़ आ रही हैं, उनमें जाकर अपना ये छिपका अंडे देते हैं। और ये अंडे जो है एक नहीं होते, दो नहीं होते, हजारों की संख्या में है। और कुछ दिन पनपने के बाद जहाँ से हटके ये अगली अवस्था में आ जाए, यानी कि पशुओं के लागने शुरू हो जाए। अगर हम पशुओं को खुरहरा कर रहे हैं, पशुओं के ऊपर जो है कोई कंबल है या बोरी है, उससे हम रगड़ के इन्हें साफ करते रहें। और पशुशाला में जो त्रेड़ हैं, जो छेद हैं, उनको भर देना चाहिए। क्योंकि भाई अगर हमने साफ सफाई अपने पशु के बाड़े के चारों तरफ नहीं रखी तो ये जो है बहुत सारी उसमें जो है चिचड़ियाँ जो है पशु के लाग जाए। और हम देखे भी हैं जो आवारा कुत्ते जो हैं वो घूमते रहे हैं, तो उनसे भी कई बार ये चिचड़ियाँ जो है उनसे भी उतर के लिकड़ के और पशुओं के लागनी शुरू हो जाए। इसलिए अपने पशुओं की देखभाल रखनी बहुत ज़रूरी है। और चिचड़ियाँ अगर हो रही हैं तो उनको हाथ से निकालने की कोशिश करें, उनको ज़मीन में दबा दें। क्योंकि ये संख्या में बहुत ज़्यादा हो हैं तो कई बार दवाई का भी हम इस्तेमाल करें हैं। और ये दवाई जो है हम अपने जो नज़दीक का पशु चिकित्सक है उससे हम सलाह मशवरा करके और ये दवाई जो है हम अपने पशुओं को अगर लगा दें। और जब आप दवाई लगा रहे हैं तो जो छोटे कटड़ू बछड़ू हैं उनके मुंह पे जो है वो छिक्का जरूर लगा दें ताकि ये दवाई ने ना चाट सके। और अब बात आवा है कि भाई जैसे कि हमने वो अपना जो पशुओं का चारा है या कोई फसल अवशेष जो बच रहा है, फसलों का कूड़ा है, करकट है, उसका प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे देश के अंदर लगभग 518 लाख टन फसल अवशेष जो है वो लिकड़ा है। और इसमें जो है हमने अगर सही तरीके से इसको अगर हम इसका प्रबंधन कर ले तो हम बहुत सारी जो बीमारियां हैं उससे तो बचेंगे। और लगभग जो है 298 टन कंपोस्ट खाद भी हम बना के और लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बना सके। कई बार हम देखा है कि घर का जो कूड़ा करकट है वो कुर्डियाँ के ऊपर जमा करते हैं। और जब कुर्डी जो है वो लगभग 2 महीने 3 महीने की हो जाए तो हम अपना उन कुर्डियाँ न ठा के खेत में जो हमारी मिट्टी है उसके अंदर मिलाने की कोशिश करें। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाए कि जो कच्ची खाद है वो हम अपने खेत में डाल जरूर दे रहे हैं, लेकिन कच्ची खाद डालने से या गोबर डालने से दीमक का खतरा बना रहा है। और जब खेत में दीमक आ जाए है तो दीमक जो है पूरे के पूरे खेत को कई बार चट कर जाए, ख़त्म कर जाए। तो इसके साथ साथ जो किसान भाई अगर इस तरह कर रहे हैं तो अपना जो नज़दीक का कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें एक बार डॉक्टर साहब की ज़रूर सलाह ले लें। और इसके साथ साथ क्लोरोपायरीफास जो दवाई है वो भी आप इस्तेमाल कर सकें हैं ताकि दीमक जो है वो आपके खेत में ना बन सके। और जब हम जो रासायनिक उर्वरक हैं या कीटनाशक है उनका खेत के अंदर कृषि उपज के अंदर काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा है। और आजकल तो हम अपने खेत ने जो हमारे खेत में ठूट फड़ खड़े रह जाएं या फसलों के जो अवशेष बच जाएं तो उसने हम खेत में ही बा दें हैं।
और वो बाड़े भी ज़रूरी हैं, क्योंकि भाई वो एक सर्वे के अनुसार कहा गया है कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो हमारे खेतों में से घट रहे हैं। तो इसलिए जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए खेत की मिट्टी में मिट्टी की गुणवत्ता को और खाने की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए हम जो है अपने जो फसल अवशेष है उसका प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और हाल ही में जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से कुछ जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर जो है मिट्टी में जो जैविक कार्बन है उसकी कमी पाई गई है। और मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए जितने भी जो पोषक तत्व हैं वो पोषक तत्व वो ज़रूरी हो जाए हैं खेत की मिट्टी में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। जैव कार्बन की कमी जो है ख़ास तौर पर मुख्य कारण है, क्योंकि लगातार जो पोषक तत्व हैं वो जो है लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। और सघन खेती के माध्यम से जो है लाखों टन जैव अवशेष जो है खेतों से निकाल के हम कूड़े के रूप में उसको जमा करते हैं या फिर हम जला दें। और घरों से निकलने वाले जो जैविक कूड़ा है उसको हम खेत में जो है पहुंचा के और खेत की उपजाऊ मिट्टी को हम अच्छी जो पोषक तत्व है उनकी कमी को हम पूरा कर सके हैं। जैसे केचुए की खाद है, जो पत्ते हैं वो पड़े हुए हैं उनको भी हम एक जगह इकट्ठा करके गला के सड़ा के उसकी भी खाद जो है हम अपने खेतों में डाल सके हैं। और इसके साथ साथ गोबर की खाद है उसका तो हम प्रयोग करें हैं, ताकि रसोई का जो कूड़ा कचरा है उसको दोबारा से हम उपयोग में बदलने के साथ साथ जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी काफ़ी सक्षम होते जा रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि भाई हम अपने खेत की मिट्टी का जो स्वस्थ है उसको हमने बरकरार रखना है। तो भाइयों ये तो थी आज की हमारी बातचीत। और अब घड़ी भी कह रही है कि चतुर भाई कार्यक्रम अन्नदाता का समय समाप्त होने जा रहा है, तो भाइयों से ले अनुमति। अच्छा भाइयों, राम राम।